am Mukul Sharma. I am the founder and CEO of the company, and I work as a software developer. My name is Nikhil Sharma and I am the founder and CFO of the Hitech Era company. इतना introduction हो गया हमारे बारे में. Let's talk about the company. Hitech Era is an IT company based on product and services जिसका motive है industries, businesses, organizations and individuals की needs, aim या goals को fulfill करने में help करना through technologies. So let's forward to the next step. Services of the Hitech Era. Let's see the services. We provide solution for businesses, website development, software development, Android app development, digital marketing, website maintenance, social media maintenance. And basic services are logo design, template design, visiting card design, cyber security support, IT support, and IT consultancy. So ये तो बात हो गई हाईटेक एरा सर्विसेज की. अब हम एक टॉपिक पर डिस्कस करते हैं. जैसे जैसे स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बढ़ता जा रहा है वैसे वैसे स्टैंडर्ड ऑफ फ्रॉड भी बढ़ते जा रहे हैं. जैसे कि पहले फ्रॉड्स होते थे ऑफलाइन, अब वो फ्रॉड्स होने लगे ऑनलाइन. जैसे जैसे टेक्नोलॉजी का यूज हो रहा है वैसे वैसे उसका मिसयूज भी हो रहा है. तो हम जानते हैं कि ऑनलाइन फ्रॉड्स कैसे होते हैं और हम इनसे कैसे बच सकते हैं. तो जानेंगे. तो आज के टाइम में इंटरनेट का बहुत यूज होने लगा है. तो जो क्राइम होते हैं वो भी इंटरनेट के थ्रू ही होते हैं, जिसको बोलते हैं साइबर क्राइम. साइबर मीन्स इंटरनेट और स्मार्टफोन. मतलब कि इंटरनेट और स्मार्टफोन का यूज करके जो क्राइम होते हैं उसको बोलते हैं साइबर क्राइम. तो साइबर क्राइम के लिए सबसे जरूरी है साइबर सिक्योरिटी. तो सबसे पहले अपन ये जानेंगे कि साइबर सिक्योरिटी क्या होता है और साइबर सिक्योरिटी की नीड क्या होती है. उसका ये देखेंगे कि साइबर क्राइम क्या होता है और साइबर क्राइम कितने टाइप के होते हैं. तो लेट्स सी द वीडियो. टेक्नोलॉजी के बढ़ने से आज लगभग हर फील्ड में कंप्यूटर और इंटरनेट का इस्तेमाल किया जा रहा है. आज के टाइम में हमारा हर काम इंटरनेट के जरिए ही किया जाता है, फिर चाहे वो सरकारी कंपनी का कामकाज हो या फिर प्राइवेट कंपनी का. पैसों का लेन देन भी ऑनलाइन ही किया जाता है, यानी कि हर प्रकार के डेटा का आदान प्रदान किसी न किसी रूप में इंटरनेट पर हो रहा है. और यूजर्स की डिवाइसेस जैसे कि कंप्यूटर, लैपटॉप, टैबलेट, मोबाइल फोन या दूसरी सभी स्मार्ट डिवाइसेस इंटरनेट पर कनेक्ट होकर रहती है. जिस स्तर पर इंटरनेट का इस्तेमाल पूरी दुनिया में किया जा रहा है और प्रतिदिन लाखों करोड़ों यूजर्स इसका इस्तेमाल करते हैं, तो ऐसे में बहुत जरूरी है कि इंटरनेट पर यूजर्स की सिक्योरिटी पर भी ध्यान दिया जाए. क्योंकि आए दिन इंटरनेट पर फ्रॉड, हैकिंग, वायरस अटैक और डेटा थेफ्ट के शिकार बन रहे लोगों की खबरें मिलती रहती है. इसीलिए यूजर्स के डेटा को सिक्योरिटी प्रदान करना बहुत ही ज्यादा जरूरी हो गया है. इंटरनेट के यूजर्स को साइबर क्राइम से बचाने के लिए साइबर सिक्योरिटी का इस्तेमाल किया जाता है, जिसमें यूजर के डेटा को सुरक्षा प्रदान की जाती है. साइबर सिक्योरिटी के बारे में तो आप सभी ने जरूर सुना होगा, लेकिन शायद इसके बारे में आपको पूरी जानकारी होगी. इसलिए हमने सोचा कि क्यों ना आज के इस वीडियो में हम आपको साइबर सिक्योरिटी क्या है, साइबर अटैक कितने प्रकार के होते हैं और इसका इस्तेमाल करने के क्या लाभ होते हैं, इससे जुड़ी सारी जानकारी आप तक पहुंचाई जाए. लेकिन उससे पहले आप सभी का क्विक सपोर्ट चैनल पर स्वागत है और साइबर सिक्योरिटी के बारे में जानने के लिए इस वीडियो को पूरा जरूर देखें. तो सबसे पहले हम जानेंगे कि साइबर सिक्योरिटी होता क्या है. साइबर सिक्योरिटी एक तरह की सुरक्षा है जो इंटरनेट से जुड़े हुए सिस्टम के लिए होती है. साइबर सिक्योरिटी दो शब्दों से बना है. पहला है साइबर और दूसरा है सिक्योरिटी. तो जो कुछ भी इंटरनेट, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, कंप्यूटर नेटवर्क्स, एप्लीकेशन या डेटा से संबंधित है उसे हम साइबर कहते हैं. जबकि सिक्योरिटी सुरक्षा से संबंधित है, जिसमें सिस्टम सिक्योरिटी, नेटवर्क सिक्योरिटी और एप्लीकेशन और इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी शामिल है. साइबर सिक्योरिटी मजबूत करने के लिए इंटरनेट के माध्यम से हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर के डेटा को और भी सिक्योर बनाया जाता है, जिससे कि किसी भी तरह से डेटा की चोरी ना हो और सभी डॉक्यूमेंट्स और फाइल सुरक्षित रहे. आज पूरी दुनिया में साइबर क्राइम को रोकने के लिए साइबर सुरक्षा की जा रही है. साइबर सिक्योरिटी के आधार पर कोई भी ऑर्गेनाइजेशन या कोई भी यूजर अपने महत्वपूर्ण डेटा को हैकर्स बिना परमिशन के इलेक्ट्रॉनिक टूल्स की मदद से यूजर या ऑर्गेनाइजेशन के कंप्यूटर को एक्सेस कर लेते हैं, फिर जरूरी फाइल्स और डेटा की चोरी करते हैं और उसके बदले पैसे की मांग करते हैं. इंटरनेट का उपयोग करके किसी भी तरह की क्राइम को करना साइबर क्राइम कहा जाता है और जो ये क्राइम करते हैं उन्हें अनएथिकल हैकर्स कहा जाता है. इसका मतलब है कि इंटरनेट का गलत तरीके से इस्तेमाल करके किसी को नुकसान पहुंचाना या इंटरनेट के माध्यम से होने वाले अपराधों को साइबर क्राइम कहा जाता है. साइबर क्रिमिनल्स या हैकर्स कंप्यूटर और इंटरनेट टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हैं
यूजर्स की पर्सनल इंफॉर्मेशन, बिजनेस से जुड़ी बहुत सारी चीजें, ऐसे सारे महत्वपूर्ण डेटा को एक्सेस करने के लिए और साथ ही ये इंटरनेट का भी खतरनाक इस्तेमाल करते हैं कई तरह के मालशियस सॉफ्टवेयर को बनाने के लिए। तो साइबर क्राइम के अंतर्गत ब्लैकमेलिंग, स्टॉकिंग, कॉपीराइट, क्रेडिट कार्ड की चोरी, फ्रॉड आदि आते हैं। ऐसे हैकर्स और साइबर क्राइम से इंटरनेट यूजर्स के डेटा को बचाने के लिए साइबर सिक्योरिटी को बनाया गया है। साइबर सिक्योरिटी के लिए कंप्यूटर और इंटरनेट के एक्सपर्ट्स होते हैं जिनके द्वारा साइबर सुरक्षा की जाती है। साइबर सिक्योरिटी का मतलब है कि हमारी ऑनलाइन रखी हुई फाइल, मोबाइल डेटा, हमारी ऑनलाइन दी गई सारी जानकारियां सुरक्षित होनी चाहिए। इसके अलावा नेटवर्क और एप्लीकेशन भी सुरक्षित होना चाहिए। और अब हम जानेंगे आगे साइबर अटैक या साइबर क्राइम कितने प्रकार के होते हैं। आज हम देख रहे हैं कि दुनिया इंटरनेट पे इस तरीके से डूब चुकी है कि वो हर काम इंटरनेट के माध्यम से ही कर रही है। अधिकांश कंपनीज आज कंप्यूटर डेटाबेस पर ज्यादा से ज्यादा इंफॉर्मेशन स्टोर कर रही है और हम सभी अपने क्रेडिट कार्ड की मदद से ऑनलाइन खरीदारी करते हैं, तो इससे हमारे डेटा और जानकारी जोखिम में होती है। एक रिस्क रहता है और इस बात की गारंटी देने का कोई तरीका नहीं है कि हमारी जानकारी हमेशा सुरक्षित रहे। इसीलिए साइबर क्राइम को रोकने के लिए हर देश में साइबर सिक्योरिटी का अलग से कानून बनाया गया है, जिसका मकसद है इंटरनेट के माध्यम से होने वाले हाई टेक अपराधों पर लगाम लगाई जा सके। लेकिन सभी इंटरनेट यूजर्स को इस बात की जानकारी होनी बहुत जरूरी है कि कितने प्रकार के साइबर अटैक होते हैं, जिससे कि तुरंत ही हम साइबर सिक्योरिटी के लिए काम कर रहे अधिकारियों को सूचित कर सके। तो चलिए अब हम अलग अलग प्रकार के साइबर अटैक्स के बारे में जानते हैं। सबसे पहला है वायरसेस। कंप्यूटर वायरस के बारे में तो आपने सुना ही होगा, जो एक प्रकार का मालवेयर प्रोग्राम होता है जिन्हें विशेष रूप से पीड़ितों के कंप्यूटर को नुकसान पहुंचाने के लिए बनाया गया होता है। वायरस सही समय में अपने आप को कॉपी करके पूरे सिस्टम में फैल जाते हैं और यूजर्स की अनुमति या ज्ञान के बिना ही कंप्यूटर सिस्टम को संक्रमित कर सकते हैं और डेटा चुरा सकते हैं। दूसरा है एडवेयर। एडवेयर मालवेयर का एक समूह है जो पॉपअप मैसेजेस को उत्पन्न करने के लिए जाना जाता है। लुभावने एड्स का उपयोग करके हैकर एक सॉफ्टवेयर बनाता है और जब कोई यूजर उस सॉफ्टवेयर को डाउनलोड करता है तो हैकर उस सॉफ्टवेयर की मदद से यूजर के कंप्यूटर को एक्सेस कर लेता है, फिर या तो इंपॉर्टेंट डेटा या फाइल्स को डिलीट कर देता है या फिर डेटा चोरी कर लेता है। तीसरा है ट्रोजन हॉर्स। ट्रोजन हॉर्स एक तरह का मालवेयर प्रोग्राम है जो खुद को हानि रहित या उपयोगी सॉफ्टवेयर के रूप में प्रस्तुत करता है। ट्रोजन हमारे सिस्टम को कंट्रोल कर लेता है और मालशियस एक्शन को अंजाम देता है। ट्रोजन हॉर्स अन्य वायरस की तरह अपनी कॉपी तो क्रिएट नहीं कर सकते, परंतु ये वायरस को सिस्टम में इंस्टॉल कर सकता है। एक ट्रोजन सिस्टम के फाइल्स तथा डेटा को डिलीट कर सकता है, महत्वपूर्ण इंफॉर्मेशन तथा पासवर्ड को चुरा सकता है और सिस्टम को लॉक कर सकता है। आगे चौथे नंबर पर है रैंसमवेयर। ये एक तरह का वायरस होता है जो कि अपराधियों के द्वारा लोगों के कंप्यूटर और सिस्टम में हमला करने के लिए काम आता है। ये कंप्यूटर में पड़ी फाइल को काफी नुकसान पहुंचाता है, फिर उसके बाद अपराधी ने जिस किसी का भी कंप्यूटर या सिस्टम इस तरीके से खराब किया होता है उससे रिश्वत लेता है और उसी के बाद उसके सिस्टम को छोड़ता है। नंबर 5 पे है फिशिंग ईमेल्स। फिशिंग ईमेल्स का उपयोग आमतौर पर यूजर से निजी जानकारी चुराने के लिए किया जाता है और एक तरह का फ्रॉड होता है जिसमें फ्रॉड वाले ईमेल लोगों को भेजे जाते हैं जिससे कि उन्हें ये लगे कि ये मेल किसी अच्छी संस्था से आया है। इस तरह की मेल का मकसद जरूरी डेटा को चुराना होता है, जैसे कि क्रेडिट कार्ड की जानकारी या फिर लॉगिन डिटेल्स। साइबर सिक्योरिटी हमें अपने नेटवर्क या सिस्टम को सुरक्षित करने की परमिशन देती है, जिसमें महत्वपूर्ण या संवेदनशील डेटा के साथ काम करना पड़ता है। साइबर सिक्योरिटी की प्राथमिक भूमिका गोपनीय डेटा की सुरक्षा करना है, जिसे केवल ऑथराइज्ड यूजर द्वारा एक्सेस किया जाना है। और अब हम जानेंगे कि साइबर सिक्योरिटी के इस्तेमाल करने का क्या लाभ होता है। साइबर सिक्योरिटी के कई लाभ हैं। इसके द्वारा हर स्तर पर नेटवर्क को इंटरनेट पर होने वाले बाहरी खतरों से बचाया जा सकता है, जिससे एक आम यूजर सुरक्षित होकर के अपना काम नेटवर्क और इंटरनेट पर कर सकता है। साइबर सिक्योरिटी के कुछ अन्य फायदे भी हैं, जैसे कि साइबर सिक्योरिटी बाहरी हमलों से ऑर्गेनाइजेशन या यूजर्स के नेटवर्क को सुरक्षित करते हैं। साथ ही ये भी सुनिश्चित करते हैं कि यूजर को इंटरनेट पर अच्छा प्रदर्शन मिले और अपने महत्वपूर्ण डेटा के बारे में वो सुरक्षित महसूस करे। डेटा को सुरक्षा प्रदान की जाती है, जिससे महत्वपूर्ण डेटा लीक या चोरी होने का खतरा कम हो जाता है। इंटरनेट पर हजारों तरह के डेटा डेटाबेस में रखे जाते हैं, जैसे मरीजों के डेटा, छात्र के डेटा, व्यापार का डेटा आदि। तो ये सभी अत्यधिक गोपनीय डेटा को अनऑथराइज्ड पहुंच से सुरक्षित रखना ताकि इसका दुरुपयोग ना हो सके।
इस बात की गारंटी साइबर सिक्योरिटी का उपयोग करके प्राप्त हो सकता है। साइबर सिक्योरिटी इसलिए भी जरूरी है क्योंकि गवर्नमेंट, मिलिट्री, कॉर्पोरेट, फाइनेंशियल और मेडिकल ऑर्गेनाइजेशन काफी तरह के डेटा को इकट्ठा करते हैं और उस डेटा को अपने सिस्टम, कंप्यूटर और अन्य डिवाइसेस में रखते हैं। इन डेटा का कुछ भाग काफी महत्वपूर्ण हो सकता है, जिसकी चोरी होने से किसी की निजी जिंदगी पर काफी गहरा प्रभाव पड़ सकता है। इसीलिए साइबर सिक्योरिटी की मदद से डेटा को सुरक्षित रखा जाता है। मालवेयर से होने वाले नुकसान से बचा जा सकता है, जिससे हर प्रकार के थ्रेट्स का खतरा रहता है, जैसे वायरस, स्पाईवेयर, रैंसमवेयर, एडवेयर। जैसे कि आप लोगों ने देखा कि साइबर सिक्योरिटी क्या होता है, क्यों इम्पोर्टेंट होता है। अब मैं आपको बताऊंगा कि साइबर क्राइम से कैसे बचा जा सकता है, सिर्फ छोटी छोटी चीजें ध्यान में रखते हुए। तो नंबर 1 पॉइंट है अपडेट द स्मार्ट डिवाइस। आप सभी को अपने डिवाइस को अपडेट करना जरूरी होता है। आप चाहे लैपटॉप यूज कर रहे हो, चाहे स्मार्टफोन यूज कर रहे हो, चाहे टैबलेट कर रहे हो, उसका सॉफ्टवेयर का अपडेट आता है तो उसको यूज और उसको अपडेट करने के लिए बहुत जरूरी होता है। अगर आपने अपना सॉफ्टवेयर अपडेट नहीं किया तो सिक्योरिटी लेवल, लेट्स सपोज कि सिक्योरिटी लेवल अगर सेकंड लेवल पे है, आपने अगर एंड्रॉइड का सॉफ्टवेयर अपडेट नहीं किया तो सिक्योरिटी लेवल सेकंड लेवल पे रह जाएगी, ना कि वो थर्ड लेवल पे पहुंचेगी। तो सॉफ्टवेयर को अपडेट करना बहुत जरूरी है। अब जैसे कि आप सभी लोग फेसबुक का यूज करते होंगे, इंस्टाग्राम यूज करते होंगे, ट्विटर यूज करते होंगे, तो आप सभी लोग यूज करने के बाद उसको आप बंद कर देते हैं, आप लॉग आउट नहीं करते हैं। आपको लगता है कि वो लॉग आउट हो गया, पर लॉग आउट नहीं होता है। आपने एप्लीकेशन तो बंद कर दिया, बट एप्लीकेशन बैकग्राउंड में रन होता है और वो इंटरनेट एक्सेस करता रहता है, तो वो फाइल अपलोड और डाउनलोड करता रहता है, जिसकी वजह से आपका डेटा लीक भी हो सकता है। तो मेक श्योर करें कि जब भी आप फेसबुक या कोई सा भी ऐप यूज करते हैं तो उसको लॉग आउट करना जरूरी होता है। आपके फोन में इंटरनेट हमेशा ऑन रहता है। यहाँ पे जितने लोग भी बैठे हैं शायद सबका इंटरनेट ऑन ही होगा। तो ये चीज अच्छी बात नहीं होती है, क्योंकि इंटरनेट हमेशा ऑन रखने से ये होता है कि जितने भी एप्लीकेशन है, जैसे कि मैंने लास्ट पॉइंट में बताया कि जितने भी एप्लीकेशन है वो बैकग्राउंड में रन करते रहते हैं और इंटरनेट का एक्सेस लेते रहते हैं, जो कि अपनी फाइल्स अपलोड और डाउनलोड करते रहते हैं, जिसकी वजह से जो फाइल्स रहती हैं, जो डेटा आपका रहता है मोबाइल में, उसका बहुत चांसेस बढ़ जाते हैं कि वो लीक हो सकता हो। अब ईमेल्स और मैसेजेस बहुत आते हैं, जैसे कि स्पैम मेल्स होते हैं, जो कि 90% फ्रॉड ही होते हैं। जैसे कि आपका मैसेज आता है कि आपकी जॉब लग गई है, उसके नीचे लिंक दिया है, लिंक पे क्लिक करके आप अपनी डिटेल्स भरिए और आपकी जॉब लग जाएगी, इतने पैसे मिलेंगे। तो ये सब स्पैम मेल्स होते हैं, ईमेल्स होते हैं और लिंक्स होते हैं। एक लिंक क्लिक करने पे आपका पूरा मोबाइल का डेटा ट्रांसफर हो सकता है उस इंसान के पास जो क्राइम करता है। तो जो भी ईमेल या मेल स्पैम मेल्स होते हैं उसको केयरफुली देखिए। जिसकी कंपनी से आ रहे हैं, सबसे पहले तो कंपनी को आप चेक करें कि कंपनी जेन्युइन है कि नहीं है। आप गूगल पे इजीली सर्च कर सकते हैं जिसकी कंपनी से आए हैं। अब आप सबको अगर फ्री का वाईफाई मिले तो फ्री का वाईफाई आप यूज करना चाहेंगे सब लोग? फ्री का तो कुछ भी मिले तो फ्री का तो यूज करना ही चाहेंगे। तो जो वाईफाई होता है, जो नेटवर्क होता है, जो पब्लिक नेटवर्क होता है, उसको इजीली एक्सेस नहीं करना चाहिए। अब जैसे कि स्टेशन पे जाते हैं तो रेलवे का वाईफाई होता है, जो अपन कनेक्ट करते हैं तो उसमें पासवर्ड नहीं दिया होता है, बट जब अपन कनेक्ट करते हैं तो वो वन टाइम पासवर्ड मांगते ही मांगता है। तो वो एक जेन्युइन नेटवर्क है। बट बहुत सारे वाईफाई आपने ऐसे देखे होंगे जिसमें पासवर्ड नहीं होते हैं। अब जिसमें पासवर्ड नहीं होते हैं तो वो क्या पता फ्रॉड का भी हो सकता है, क्योंकि आज के टाइम में कोई भी अपना वाईफाई बिना पासवर्ड के नहीं रखता है। अब ठीक है, आपने वाईफाई से कनेक्ट कर दिया। अब कोई इंसान ऐसा होता है जिसको नहीं पता होता है कि क्राइम क्या होता है, साइबर क्राइम क्या होता है, तो वो इंसान से तो कोई डरने की बात नहीं है। पर जिनको पता है कि साइबर क्राइम क्या होता है, जैसे ही आपने अपने किसी भी पब्लिक वाईफाई से कनेक्ट किया तो वो जितना भी आपका मोबाइल का डेटा है वो एक्सेस कर सकता है, जिसकी वजह से आपका जो डेटा है वो उसका मिसयूज कर देगा। तो जब भी आप पब्लिक वाईफाई देखें तो प्लीज वो समझ के उसको कनेक्ट करें। अब हर जगह पासवर्ड का यूज होता ही होता है, चाहे फेसबुक ले लो, चाहे किसी वेबसाइट का आप रजिस्टर भी करते तो आप पासवर्ड डालते हैं। अब बहुत सारे लोग ऐसे करते हैं कि पासवर्ड बहुत सिंपल डालते हैं जिससे कि उनको इजीली याद रहे,
जैसे कि पासवर्ड होते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 डाल देते हैं, कोई अपना नाम डाल देता है। तो ऐसे पासवर्ड जो सिंपल पासवर्ड रहते हैं, तो जो हैकर्स जो क्रिमिनल्स रहते हैं वो इजीली हैक कर लेते हैं ऐसे पासवर्ड। तो जब भी आप किसी वेबसाइट में किसी एप्लीकेशन में आप पासवर्ड डालें तो स्ट्रॉन्ग पासवर्ड डालें, जैसे कि उसमें स्पेशल कैरेक्टर होते हैं, @ होता है, इन सब का यूज करें, कैपिटल लेटर यूज करें, स्मॉल लेटर यूज करें, इन सब का यूज करके स्ट्रॉन्ग पासवर्ड बनाएं और हर वेबसाइट के लिए एक अलग पासवर्ड बनाएं। चाहे उसके एक जगह आप लिख के रख सकते हैं, तो स्ट्रॉन्ग पासवर्ड वेबसाइट के लिए, हर वेबसाइट के लिए एक अलग पासवर्ड बनाना जरूरी होता है और वो चीज स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए। अब ओटीपी रहता है, ओटीपी का मतलब होता है वन टाइम पासवर्ड। अब जो ओटीपी होता है वो सिर्फ आप लोगों के लिए होता है। आप कोई भी ट्रांजैक्शन करते हैं, जैसे कि मोबाइल से ट्रांजैक्शन करते हैं, तो सबसे पहले आपके पास ओटीपी आता है। अब वही ओटीपी अगर आप किसी इंसान को बता दें, जैसे कि भैया का है, भैया का कार्ड का जो डिटेल्स वो मेरे पास है, डिटेल्स सारे मेरे पास है। अब मैंने भैया से पूछा, भैया एक पासवर्ड आया होगा, ओटीपी आया होगा, तो भैया ने मेरे को पासवर्ड बता दिया, ओटीपी बता दिया, उससे ये होगा भैया का पूरा अकाउंट मैं खाली कर सकता हूँ, भैया का अकाउंट खाली हो जाएगा। अब भैया को तो नहीं पता ना कि वन टाइम पासवर्ड मैंने जिसको भी दिया वो क्या कर रहा है उस पासवर्ड के साथ, तो तब भी वन टाइम पासवर्ड मतलब ओटीपी किसी को भी शेयर ना करें। जैसे कि एक एग्जांपल दे सकते हैं, सर हमने 2004 में इंश्योरेंस पॉलिसी ली थी, 2019 में मैच्योर हो गई। आपने पैसे क्लेम नहीं किए? वो तो अच्छा याद नहीं आ रहा सर 93,000 रुपीज मिल रहा है आपको। है। लेकिन चेक आज एक्सपायर हो जाएगा सर। ऐसे कैसे? आप कुछ कीजिए ना। श्योर सर, पहले आपका आईडी चेक करो, डेट ऑफ बर्थ बताइए। तो क्या 1965 हाँ सिस्टम में मैच है, एक वेरिफिकेशन कोड आया था, वो बताइए। 9064 पर्सनल डिटेल्स और ओटीपी मिल गए और पैसे लगे। काम हो गया है सर, हो गया तो हो गया हो गया। ये तो जैसे कि आपने देखा कि उसने ओटीपी मांगा, उसने इजीली ओटीपी दे दिया, तो उसका जितना भी बैलेंस होगा वो जितना भी चाहे उतना बैलेंस वो विड्रॉल कर सकते हैं। तो हमेशा अपना ओटीपी किसी को भी शेयर नहीं कीजिए। अब बाय चांस इन सब चीजों को ध्यान में रखते हुए अगर कोई साइबर क्राइम में फंसता भी है, तो उस कंडीशन में क्या क्या करना चाहिए वो भी मैं आपको बताऊंगा। तो सबसे पहले तो जो गवर्नमेंट है उसने साइबर सेल बहुत जगह पे बना के रखे हैं, हर सिटीज में बना के रखे हैं। अगर आपकी सिटीज में साइबर सेल्स ना हो, तभी भी आप ये जो पुलिस स्टेशन है वहां जाके आप अपनी जो रिपोर्ट है वो एंटर करा सकते हैं, रिपोर्ट को फाइल करा सकते हैं। और अगर पुलिस स्टेशन नहीं जाना है तो ऑनलाइन भी अपनी रिपोर्ट एंटर कर सकते हैं। ऑनलाइन जो वेबसाइट है वो www.cybercrime.gov.in पे जाके आप अपनी वेबसाइट को अपनी रिपोर्ट को रजिस्टर कर सकते हैं। और इन सब के बावजूद भी अगर कोई भी दिक्कत आती है तो हम लोग की वेबसाइट thehightecherror.com पे जाके अपनी प्रॉब्लम डाल सकते हैं, या हम लोग को डायरेक्ट भी कांटेक्ट कर सकते हैं, या मेल भी कर सकते हैं info@thehightecherror.com पे जाके आप अपनी प्रॉब्लम शेयर किए, उसका जो भी पॉसिबल सॉल्यूशन होगा वो आप लोग को देने की बहुत कोशिश होगी। सो आप लोग ने देखा कि कैसे कैसे साइबर क्राइम होते हैं और हम उनसे कैसे बच सकते हैं। सो इससे रिगार्डिंग आपके कोई भी क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं। ट्रैक कैसे करोगे? ट्रैक कैसे करोगे? मैसेज आती है मोबाइल पे, हाँ, ट्रैक कैसे करोगे? ट्रैक कैसे करेंगे? ट्रैक करना नहीं है, अगर आपके पास मोबाइल पे मैसेज आ रहे हैं, लिंक आ रही है, तो सबसे पहले तो जिस भी कंपनी से लिंक आ रही है पहले तो आपको ये देखना है कि वो कंपनी जर्नल है कि नहीं है। सबसे पहले आप वेबसाइट पे जाइए, गूगल पे जाके आप सर्च कीजिए उस वेबसाइट को कि जो कंपनी है वो जेन्युइन है कि नहीं है, और लिंक भी इजीली ओपन नहीं करनी है।
अगर आपने लिंक ओपन किया, जैसे कि मैंने बताया था, जो स्पैम मिलियंस ऑफ मैसेजेस आते हैं, तो इसलिए ईमेल को जो लिंक्स होती है उस पर क्लिक नहीं करना है। आपने अगर क्लिक करके अपनी इंफॉर्मेशन डाल दी, क्या पता वो इंफॉर्मेशन कहीं जो क्राइम कर रहा है उसके पास पहुंच जाए। और रही बात कि ट्रैक कैसे कर सकते हैं, तो जो ऑनलाइन जो www.cybercrime.gov.in है, उस पर जो आप अपने रिपोर्ट एंटर करेंगे तो उससे पूरी डिटेल्स मिल जाएगी। वो गवर्नमेंट के ऊपर छोड़ देंगे कि गवर्नमेंट पूरा उस पर एक्शन लेगा। सेल्फ ट्रैक कैसे करें? सेल्फ के लिए ये कहना, गवर्नमेंट इतनी लेवल अच्छी यही होती है, जैसे कि मतलब लोगों को तो पता है घर में किसी के मोबाइल पे मैसेज आता है, कहीं जाता है तो क्या कर दो। अब उस कैसे सेक्शन होगी? ये तरीका जो यानी कि अनऑथराइज्ड मैसेज को आने की तरफ। तो अब अगर आपका नंबर बैंक में है, किसी कंपनी में है, कहीं पे आपने रजिस्टर किया है, तो मैसेजेस आना मतलब जायज सी बात है। अनऑथराइज्ड से ना है, ऐसा कुछ है। ऐसा हो ही नहीं सकता, क्योंकि जो भी कंपनीज रहती हैं, जो भी आपका डेटा लेती है, डीएनडी एक्टिवेट होती है, कंपनी की मैसेजेस लगाने बंद हो सकते हैं कि एक होता है। क्या डीएनडी एक्टिवेट कराते हैं, कंपनी की मैसेज आने बंद हो जाते हैं। कंपनी के मैसेज, वो एयरटेल अगर सिम में है या किसी भी सिम में, उसके मैसेज आना बंद हो जाता है। रेस्ट्रिक्शन इसमें भी तो हो सकता है। इस पे नहीं होता है, क्योंकि जो भी कंपनी आपको मैसेज कर रही है उसके पास तो पूरा आपका डेटा है ना। वो कहीं पे भी आपका डेटा दूसरी कंपनी में भेज देगी, दूसरी कंपनी आपको मैसेज कर उसका देगी। डेटा तो निकाल सकते हैं, पर उसकी लिंक है उसका भी तरीका। अगर वो हमारा डेटा है उसमें निकाल लिया, जैसे मल्टी को किसी यूज करें साइट से कई बार होता है, पर मैं साथ में ये वेबसाइट से उसमें कोई डेटा बनाता है, क्लिक करते हैं कि आपको कोई लिंक फॉरवर्ड करनी है, कुछ भी किया कभी कभी ऐसा होता है, लिंक फॉरवर्ड नहीं भी की, उसके बाद ये नहीं कि क्लोनिंग हो जाता है ना, कार्ड क्लोनिंग वगैरह मैसेज भी क्लोन कर देते हैं, जबकि आपका व्हाट्सएप भी पहले ही चलने लग जाता है। सिंपल सा यही है, आप जाके इस पे रिपोर्ट कर रहे हैं, और बाकी जो भी है वो गवर्नमेंट देख रही है, वो ट्रैक कर रही है कि कौन से क्रिमिनल है, क्या है, कहाँ पे साइबर क्राइम ज्यादा हो रहे हैं, ये सब वो गवर्नमेंट ट्रैक कर रही है। इन सब के लिए एक पूरा सिस्टम दिया हुआ गवर्नमेंट ने। और किसी के क्वेश्चन? क्या ऑनलाइन शॉपिंग करना भी प्रॉब्लम हो सकता है? बहुत जगह तो होता भी है, क्योंकि नई नई जो वेबसाइट आती हैं, कंपनीज आती हैं, वो क्या रिटर्न पॉलिसी नहीं देती है। अगर जो जिनके पास रिटर्न पॉलिसी नहीं है, जिनके पास रिफंड पॉलिसी नहीं है, आप उस सारी वेबसाइट का शॉपिंग करते हैं तो आप रिटर्न नहीं कर पाओगे, हालांकि वो वेबसाइट जेन्युइन नहीं है। अगर कोई प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी है, उसका रिटर्न और रिफंड पॉलिसी होती ही होती है। तो आप मेक श्योर करें कि जिस भी कंपनी से आप शॉपिंग कर रहे हैं उसकी रिफंड पॉलिसी होनी जरूरी है, उसके टर्म्स एंड कंडीशन बिल्कुल चेक करें, उसके बाद ही आप शॉपिंग करें। कंपनी में जैसे कंपनी को कॉल आया, अपने पास कॉल आया कि आपकी जॉब है, यहाँ है भोपाल में कोई जॉब है, आप आइए मैं आपको जॉब देता हूँ, बस लेकिन आपका 300 रुपया 3,500 का समथिंग आपका चार्ज लगेगा पहले, और अपने डॉक्यूमेंट्स आपने लिंक वीडियो को सेंड कर देते हैं, कंपलसरी करना। सबसे पहले तो जो भी जेन्युइन कंपनी होती है ना, वो कंपनी जॉब से पहले आपसे पैसे नहीं लेती है। जो भी जॉब से पहले अगर आपसे पैसे लेगी वो कंपनी जेन्युइन ही नहीं है। तो सबसे पहले ये आप चेक कर लें कि कंपनी जेन्युइन है कि नहीं है। अगर वो आपसे पैसे ले रही है तो जेन्युइन नहीं है, आप सीधे से आप मना कर सकते हैं। जैसे किसी ने कंपनी को प्राइस के बारे में कोई इशू नहीं किया, कोई प्राइस नहीं ले रहे हैं, तो फिर वो कंपनी जेन्युइन है और उसके बारे में जानकारी ले सकते हैं। हाँ, उससे पहले जानकारी दो, और अगर वो डायरेक्ट आपको कॉल कर रही है, अगर आपने रिज्यूमे नहीं डाला है उसके बावजूद भी आप कॉल कर रही हो, तो सबसे पहले तो उसकी वेबसाइट पे जाके जो जॉब की जो रिक्वायरमेंट्स होती है वो देखिए, जॉब वैकेंसी देखिए, जॉब वैकेंसी है या नहीं है। अगर नहीं है तो कभी भी आपको कॉल कर रही है, मतलब कि कोई ना कहीं फ्रॉड हो रहा है। जैसे ऑनलाइन सर्वे होते हैं, बोलते हैं कि आपकी सर्वे के 500 रुपये मिलेंगे, या फिर जितने भी सर्वे होते हैं या इतने सर्वे कीजिए आपको इतने पैसे मिलेंगे, लोग अब फंस भी जाते हैं। तो इसमें क्या है? तो सबसे पहले तो जो सर्वे होते हैं वो एक सिर्फ फ्रॉड वाली चीज ही होती है। देखिए, एक सर्वे का, एक सिंपल सर्वे का वो लोग आपको 500 रुपये दे रहे हैं, 1000 रुपये दे रहे हैं, तो उनका मोटिव सिर्फ ये होता है कि आपकी इंफॉर्मेशन, आपका डेटा अपने पास रखना। मतलब कि आपने एक सर्वे ओपन किया, लिंक ओपन करी, उस पर आप
बेसिक डिटेल्स डालते हो, अपना नाम डालते हो, मोबाइल नंबर रहता है, ईमेल एड्रेस रहता है और जो भी बेसिक है वो सारी चीजें डालते हो। उसके बाद सर्वे करते हो, आपके वो 500 रुपये आ भी जाते हैं, आप लोग खुश हो जाते हो कि हाँ 500 रुपये मिल गए। बट जो कंपनी ने सर्वे दिया है वो किसी दूसरी कंपनी को आपका डेटा बेचती है और आपको तो 500 रुपये दे रही है, पर जिसको बेचती है वो लोग कितना पैसा देता है आप लोग आप लोग मैं बताऊंगा तो आप लोगों को हैरानी होगी। उसका 50,000 1,00,000 रुपए एक डेटा का मिलता है, तो 500 रुपये आपको दे रही है, तो क्या उनका तो कुछ बिगड़ भी नहीं रहा है। तो ऐसे जो सर्वे होते हैं उनसे दूर रहें। और जो सर्वे है जैसे गूगल भी सर्वे करता है, कुछ पॉइंट्स देता है, हम पैसे नहीं देता है, वो एक जेन्युइन कंपनी है, गूगल एक जेन्युइन कंपनी है, इसलिए वो पैसे भी नहीं देता है और उसके बदले में कुछ पॉइंट्स देता है जिससे आपका फायदा भी होता है। और ये कैशबैक तो आपको सबको बेनिफिट कैशबैक आप जैसे कि कैशबैक तो सिर्फ एक कस्टमर के लिए होता है कि कस्टमर हमारी वेबसाइट पे आता रहे, शॉपिंग करता रहे। आपने एक शॉपिंग करी, कुछ भी खरीदा, तो छोटा सा कैशबैक दे दिया, आप भी खुश हो गए, ठीक है, उनका थोड़ा सा नुकसान हो रहा है पर आप खुश हो गए। तो कस्टमर सिर्फ मतलब उनकी वेबसाइट पे आता रहे, इसलिए वो कैशबैक देते हैं। So, और किसी की कोई क्वेश्चंस इसके रिगार्डिंग? जैसे पहले कुछ फोटोज है अपने पास, पर्सनल फोटोज होते हैं, अपन लोग ऐप लॉग आजकल बहुत ऐप लॉग मिलने लगे हैं, उसको अपन सेव कर लेते हैं। बाद में फिर कस्टमर के बाद कोई आता है उसमें से भैया मेरे फोटोज डिलीट हो गए, कुछ प्रॉब्लम इशू हुआ है, ऐसे कोई प्रॉब्लम है? प्रॉब्लम तो है। अब जैसे कि ऐप लॉक जो आते हैं, जैसे कि आपने उस पे इमेजेस डाल दी, ऐप लॉक है। अब ऐप लॉक किस कंपनी की है आपको पता नहीं है, आप लोग को ये रहता है ऐप लॉक है, हम ऐप लॉक के अंदर इमेजेस डाल देंगे, हमारा ऐप मतलब काम करेगा। क्या पता वो कंपनी फ्रॉड हो, आपने ऐप लॉक में डाल दिया, वो इमेजेस और कहीं को यूज करेंगे, किसी गलत तरीके से यूज करेंगे। तो ऐप लॉक एक सिर्फ मतलब फालतू की ही चीजें हैं, इससे तो दूर रहने का है। जैसे ऑनलाइन फोटो प्रिंट होती है तो अपनी फोटोज ऑनलाइन देना, तो ऐसा हो सकता है कि वो फोटोज कहीं और शेयर हो जाए या फिर बिल्कुल हो कोई और सकता कर है, सकती है। बिल्कुल हो सकता है। साइबर क्राइम इसी वजह से होता ही है ज्यादा। अब जैसे कि फोटो प्रिंटिंग होती है या बहुत सारी चीजें होती है कि फोटो को रिड्यूस किया जा रहा है, किस वेबसाइट से रिड्यूस किया जा रहा है वो चीज देखनी जरूरी है। वो वेबसाइट जेन्युइन है नहीं है वो देखनी बहुत जरूरी है। व्यक्ति किसी ने पूछना चाह रही है। ये तो हम लोग की कंपनी है, जो हम लोग सर्विसेज प्रोवाइड कराते हैं, वेबसाइट डेवलपमेंट, एप्लीकेशन डेवलपमेंट, ये सारी हम लोग की सर्विसेज है। लेकिन ये सारी सर्विसेज है जो हम लोग प्रोवाइड कराते हैं।